आज हम लोग 21वीं सेंचुरी में भले ही हैं, लेकिन अभी तक हम लोग दो वर्ल्ड वॉर के बारे में सुन चुके हैं, जिसमें कि जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था हमारा 1914 से लेके 1918 तक। वहीं उसके बाद जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हमारा शुरू हुआ था वो हुआ था 1939 से लेके 1945 तक। जब ये दोनों वर्ल्ड वॉर खत्म हो गए तो उसके बाद दुनिया के किसी भी देश ने यह आशंका नहीं लगाई थी कि अब इसके बाद कभी वर्ल्ड वॉर होगा, क्योंकि उसके बाद हमने इतनी सारी अलायंसेस बना ली थी, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, जिसकी वजह से कोई एक देश दूसरे देश पर अटैक ना करे। लेकिन आज प्रेजेंट सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी है जिसकी वजह से वापस से वर्ल्ड वॉर 3 होने की सिचुएशन चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं यूक्रेन और रशिया के बीच का जो डिस्प्यूट है, जो काफ़ी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, उसके बारे में। सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूक्रेन और रशिया का डिस्प्यूटेड मैटर के बारे में कि आखिरकार ये मुद्दा है क्या, या फिर इसमें रशिया क्यों इन्वेड करना चाहता है यूक्रेन को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि रशिया और यूक्रेन केवल इकलौता ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि काफ़ी डिस्प्यूटेड है दो देशों को लेकर। इसमें और भी काफ़ी ऐसे डिस्प्यूटेड हैं जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस हैं। तो इसमें नाम आता है इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच का डिस्प्यूट, या फिर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का डिस्प्यूट, या फिर ईरान और इराक का, या फिर आखिर में मैं कहूँ रशिया और यूक्रेन का। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमको काफ़ी प्राउड फील होना चाहिए कि इंडिया का डिस्प्यूटेड रीजन टॉप पर आता है, कि मतलब हमने अपनी आर्मी को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया हुआ है कि हम लोग दो देशों से एक साथ फाइट कर सकते हैं। एक तरफ हमारा दुश्मन चाइना है, दूसरी तरफ हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। तो इस पर ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं वापस से अपने टॉपिक पे आता हूँ कि आखिरकार रशिया और यूक्रेन का मुद्दा है क्या। तो सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी दूं तो उससे पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि आखिरकार बैकग्राउंड में हिस्ट्री में ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से ये दो देश आपस में आज वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन इन दोनों देशों के बीच में बनने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में और रशिया की कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में। तो रशिया पहले कोई देश ही नहीं हुआ करता था 1991 से पहले। 1991 से पहले इसका नाम हुआ करता था यूएसएसआर। उसमें लगभग आज के जितने भी देश हैं जो हमारे रशिया से जुड़े हुए हैं वो सब पहले यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करते थे, जिसे हम कहा करते थे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो 1991 के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो यूएसएसआर था वो 15 देशों में टूट गया, यानी कि 15 छोटे छोटे देश बन गए और उसमें सबसे बड़ा देश बन के निकला रशिया, जिसकी राजधानी बनाई गई मॉस्को। और जो बाकी 15 देश बनाए गए थे उसमें नाम आता है हमारा एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, पोलैंड। ये छोटे छोटे देश बाकी सब यूएसएसआर से अलग होकर नए देश बने थे। इनमें से कुछ देशों की मांग थी ये लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहते थे, या फिर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ये लोग पूंजीवाद उसको अपनाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ जो ये रशिया वाले लोग थे या फिर चाइना वाले, ये लोग अपनाना चाहते थे नाजीवाद यानी कम्युनिज्म को। तो जो हमारा रशिया है वो कोई डेवलपिंग कंट्री नहीं है, ये एक डेवलप्ड नेशन है, क्योंकि रशिया एक तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है और उसके बाद इसके पास इतने गैस के प्रचुर भंडार हैं और ये इतना माइंस और मिनरल्स के मामले में इतना टॉप लेवल पे है कि वर्ल्ड के टॉप 3 में रैंक करता है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रेसिडेंट की तो वो हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि किसी टाइम पर केजीबी यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन रॉ, जैसे इंडिया के हम सुनते हैं रॉ एंड एनालिसिस, तो उसी तरीके से जो व्लादिमीर पुतिन जो आज प्रेजेंट में रशिया के प्रेसिडेंट है वो कभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एज अ सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर हुआ करते थे केजीबी के। तो ये सब तो हुआ रशिया के बारे में। मैंने आप लोगों को थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी कि सिंपल सी बात इतनी है कि सिर्फ 1991 से पहले यूएसएसआर हुआ था और 1991 के बाद एक नया देश का जन्म हुआ था जिसका नाम था रशिया, जिसकी राजधानी बनाई गई मॉस्को। तो ये तो हुई रशिया के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे देश जिसका नाम है यूक्रेन, जो कि एक तरीके से यूएसएसआर से ही निकला हुआ है 1991 के बाद। तो जो यूक्रेन है उसकी कैपिटल बनाया गया है कीव को, जो कि डिनाइपर नाम की नदी पे स्थित है। जो हमारा यूक्रेन का बॉर्डर लगता है वो लगता है बेलारूस, पोलैंड, माल्डोवा और रोमानिया से, और एक तरफ रशिया से। तो अब हमारी आती है मेन बात कि आखिरकार रशिया को यूक्रेन के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है, या फिर जब रशिया इतना बड़ा है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है,
उसके बावजूद भी उसे एक छोटा सा पार्ट यूक्रेन का चाहिए, जिसमें कि वो एक पार्ट और है जो यूक्रेन का वो कब्जा चुका है, जिसका नाम है क्रीमिया। क्रीमिया के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ, क्योंकि क्रीमिया के अंदर गैस के इतने ज़्यादा भंडार हैं, एक तरफ अजोव सी लगा हुआ है, एक तरफ ब्लैक सी लगा हुआ है, तो ट्रेड में सबसे ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि रशिया में तो मोस्टली आप देखते हो कि 50% पार्ट पे तो इतनी बर्फ़ पड़ती है कि वहाँ तो समुद्र भी जम जाते हैं। एक तरफ आप देखते हैं आर्कटिक ओशन लगा हुआ है, तो एक तरीके से रशियन को काफ़ी प्रॉब्लम होती है ट्रेड में। तो एक इंटरेस्ट तो हमारा ये बन जाता है कि उनको ट्रेड में काफ़ी फ़ायदा होगा, माइंस और मिनरल्स काफ़ी हैं वहाँ पर, इसलिए। तो इसमें पहला पॉइंट तो हमारा आता है कि यूक्रेन के अंदर भी कुछ रशियन लोग रहते हैं, इस वजह से वहाँ के 20 से 25% आबादी जो है वो रशियन है। और वो लोग ये मानते हैं कि जो इनका रिलीजन है रशिया का और यूक्रेन का वो सेम है एक तरीके से, इसीलिए यूक्रेन को रशिया के साथ मिलाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। वहीं हमारा तीसरा पॉइंट बनता है इसमें नाटो। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली बनाया ही रशिया के अगेंस्ट था। जितने भी हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे वो पूरा यूरोप ले लीजिए आप, चाहे फिर यूएसए ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, या फिर जितने भी हमारे कैरेबियन कंट्रीज हैं, इन सभी ने मिलकर टोटल इसमें 30 देश हैं, जो कि रिसेंटली हमारा जो एक देश जुड़ा है उसका नाम है नॉर्थ मैसिडोनिया। तो ये लोग ये चाहते थे कि आगे आने वाले टाइम में, ये 1949 की बनी हुई एक संगठन है जो कि एक सैन्य गठबंधन है, कि मान लो कल को जो इसमें 30 देश हैं उनमें से किसी एक पर भी कोई ऐसा देश है जो इसमें शामिल नहीं है, उसने हमला किया, तो वो बाकी 30 देश ये समझेंगे कि हम पर हमला हुआ है, तो उन 30 देशों की सेना वहां पर जाएगी और उनसे फाइट करेगी। तब इसमें नाटो का क्या रोल है? जो हमारे यूक्रेन है वो चाहता है कि वो यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए की तरह नाटो का पार्ट बनना चाहता है, लेकिन रशिया इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कि रशिया कहता है कि यूक्रेन को हम नाटो में नहीं मिलने देंगे, क्योंकि अगर हमने यूक्रेन को नाटो में मिला दिया तो जो यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी है, जो बॉर्डर है, वहां से जो हमारी रशिया की राजधानी है वो लगभग 1600 किलोमीटर दूर है। अगर मान लो ये नाटो की 30 फोर्सेस, अगर नाटो में हमारा यूक्रेन शामिल हो जाता है, तो उसके बाद जो फोर्सेस हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर, यानी कि रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर तक आ जाएंगी, जहां से मॉस्को जो कि रशिया की राजधानी वो सिर्फ 640 किलोमीटर दूर रह जाएगी। तो क्या फिर जितने भी 15 देश टूटे थे उनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि नाटो में मिला हो? नाटो में है, जैसे कि आपका लातविया और लिथुआनिया, ये दोनों देश नाटो के मेंबर हैं, और रशिया से इनका बॉर्डर जरूर साझा होता है, और ये रशिया से ही टूट के बने हैं जो पहले यूएसएसआर था। तो रशिया इसमें अपना बहुत बड़ा फायदा देखता है। ऐसे ही वो एक छोटे से पार्ट यूक्रेन के लिए उसको इन्वेड करने के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि 60% अपनी आर्मी, जो कि ग्राउंड आर्मी, जो ग्राउंड लेवल पे अपनी आर्मी काम करती है, वो रशिया ने यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पे तैनात कर दी है। वहीं उसके जवाबी हमले में यूएस यानी कि नाटो, जिसने नाटो बनाया है, उसने लगभग 8,500 फोर्सेस अपनी यूक्रेन बॉर्डर पे तैनात करने की बात कही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में 16 से 20 फरवरी ये टाइमलाइन दी गई है कि इस बीच में काफ़ी चांसेस है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन के चांसेस लगभग 90% हैं। और इसमें सिर्फ ये 2 देश इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसमें पूरा नाटो होगा, जिसमें 30 देश हैं, जिसमें कि बड़े बड़े देश यूके, यूएस, कनाडा और बहुत बड़े बड़े देश में यूरोप के मिले हुए हैं। जब ये इतने सारे देश, लगभग 30 से 35 देश एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि एक तरफ रशिया है जिसको सपोर्ट कर रहा है चाइना, एक तरफ पूरा नाटो है जिसमें 30 देशों के साथ यूक्रेन को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये लोग कुछ सेंट्रल पावर और राइज पावर वजह ऐसी कुछ, मतलब माइंड में ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसी चीज़ को कुछ दर्शाती है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में यूक्रेन और रशिया के बीच में होने वाला युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 डिक्लेयर हो जाए। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से रशिया को ज़्यादा इंटरेस्ट है यूक्रेन के अंदर। और जितने भी हमारी नाटो की अलायंसेस है वो ये नहीं चाहती कि यूक्रेन कभी भी रशिया का पार्ट बने। और अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं अपने इंडिया की, तो इंडिया के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुलाने की बात हो चुकी है, और आधे से ज़्यादा लोग वापस आ चुके हैं इंडिया। क्योंकि एक तरीके से अमेरिका ने भी सबसे पहले अपने लोग निकाले, तो कहीं से भी कोई देश अगर अपने आदमी निकालता है तो ये कुछ साउंड कर रहा है अफगानिस्तान तालिबान वाला, कि मतलब जब इंडिया ने अपने लोग निकाले थे और या फिर आर्मी अपनी वापस गई थी यूएस की, तो यही चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध होगा या नहीं होगा, या इनके ऊपर डीएस्केलेशन जोन बनाया जाएगा, जिसमें कि एक जोन ऐसा बना दिया जाएगा जिसमें ना रशिया की सेना आ पाएगी ना यूक्रेन की सेना आ पाएगी, जहाँ पे बॉर्डर पे ऐसी एक चीज़ बनाई जाएगी। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो स्ट्रेट है जिससे कि उनका बॉर्डर लगता है, उस स्ट्रेट का नाम क्या है?
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ।